जय हिंद दोस्तों। 25 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है, यानी कि इसका काम मानवाधिकारों की रक्षा करना है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। तो जो सदस्य होते हैं उसमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों के अलावा 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो ये इसमें सभी शामिल होते हैं, यानी कि 4 इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों, एनएचआरसी में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या उनकी 70 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल माना जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में पदभार संभाला है। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने हैं। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव बने हैं और संजय शुक्ला को राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है और रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इसको ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप इसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता थे। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, उनका संबंध भारतीय समानांतर सिनेमा से रहा है। तो भारतीय समानांतर सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे श्याम बेनेगल। अब ये समानांतर सिनेमा क्या होता है? तो दोस्तों, ये बॉलीवुड से अलग होता है। समानांतर सिनेमा में उन्हीं फिल्मों को दिखाया जाता है या उन्हीं फिल्मों को बनाया जाता है जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई होती हैं, यानी जो समाज में बदलाव लाने का प्रयास करती हैं फिल्में, उनको समानांतर सिनेमा में दिखाया जाता है। श्याम बेनेगल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1934 में हुआ था तिरुमालगिरी में, जो कि तेलंगाना में है। उनकी पहली फीचर फिल्म थी अंकुर। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में आपको याद रखनी है। तो अंकुर तो पहली फिल्म हो गई, पहली फीचर फिल्म हो गई। फिर इसके बाद उन्होंने मंथन, सूरज का सातवां घोड़ा, भूमिका, जुनून, जुबैदा, सरदारी बेगम और मम्मो, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में रही हैं। उनके द्वारा बायोपिक फिल्में भी बनाई गई हैं, जैसे द मेकिंग ऑफ द महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो। और उनकी आखिरी फिल्म थी 2023 की, जो कि मुजीबुर रहमान की जीवनी पर आधारित थी। उस फिल्म का नाम था मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान थे उन पर आधारित फिल्म बनाई थी। टेलीविज़न शो इनके काफ़ी फेमस रहे हैं। भारत एक खोज, इसको आपने शायद देखा भी होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का रूपांतरण था। और इनको पुरस्कार सम्मान कौन कौन से मिले हैं? 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके थे इन्हें। 1991 में पद्म भूषण और 1976 में पद्मश्री मिला था। दोस्तों, फिल्मों की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दादा साहब फाल्के की एक मूक फिल्म का मतलब जिसमें आवाज़ नहीं थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ये 1913 में आई थी।
तो ये भारत में बनी पहली फीचर फिल्म थी। अच्छा, फीचर फिल्म में क्या होती हैं, तो जिनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, यानी कि लगभग 3 घंटे की होती हैं, ऐसी फिल्मों को फीचर फिल्म बोला जाता है। पहली भारतीय ध्वनि फिल्म यानी जिसमें आवाज़ थी वो कौन थी, आला मारा, जो कि 1931 में आई थी। और ये किसकी फिल्म थी, अर्देशिर ईरानी की। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, दादा साहब फाल्के को। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है इनके सम्मान में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भानु अथैया 1983 में रिचर्ड एडनबरो की गांधी के लिए पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय थी। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। भारत की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला था। इसके अलावा द एलिफेंट विस्पर्स को भी 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फरवरी 2025 में HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो ये 5 फरवरी 2025 से HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला है। और ये किसके सहयोग से करेगा? गावी नामक संस्था के सहयोग से करेगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है HPV की। तो HPV का मतलब क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इस वायरस के कारण महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है। तो इसी कैंसर की रोकथाम के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा नेपाल में। दोस्तों, गावी की बात हुई है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। दोस्तों, गावी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वैक्सीन के उपयोग को बढ़ाकर लोगों के जीवन को बचाने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, यानी कि रूस ने ये कहा है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और 2025 से ये लोगों को लगाई भी जाएगी। भारत और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए थे। आपको याद रखना है कि वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहाँ है? गुजरात के जामनगर में। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। WHO ने चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए MeDevIS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है कोविनेट। WHO के द्वारा हैदराबाद में mRNA वैक्सीन का हब स्थापित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखेंगे? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती यानी 25 दिसंबर 2024 के अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में वे 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। तो दोस्तों, केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। तो इसके कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो है लगभग 44,605 करोड़ रुपए की। दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। इस बात को आप जरूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से गुजरती है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। केन नदी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है, और जो बेतवा नदी है यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। दोस्तों, बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध बनाए गए हैं। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे पहले आप इंडिया के मैप को देखिए। यह है इंडिया का मैप। यहाँ पर स्थित है MP और ये है UP। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लिंक परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बनाई जा रही है।
अब कैन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पन्ना और कटनी के बॉर्डर से यहाँ से निकलती हुई और पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रवेश करती है और फिर ये जाती है और उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये यमुना नदी से मिल जाती है। अब ये है दोस्तों मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। तो रायसेन जिले से निकलती है बेतवा नदी, तो इस प्रकार से होते हुए ये जाती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। अब ये लिंक परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक परियोजना है जिसमें कैन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कैन बेतवा लिंक परियोजना। अगला क्वेश्चन है, नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था। आंसर हो जाएगा 4.51 अरब वर्ष पूर्व। तो दोस्तों एक नए अध्ययन में ये पता चला है कि चंद्रमा का निर्माण 4.51 अरब साल पहले हुआ था। अब तक वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो चंद्रमा का निर्माण है यह 4.35 अरब साल पहले हुआ है, लेकिन नई रिसर्च में ये पाया गया है कि चंद्रमा का निर्माण 4 चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है, चाइना। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश कौन है, अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है, भारत। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला लेहामो पासांग शेरपा के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी भी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने योग्य वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसका मानना ये है कि 2025 में दुनिया के लोगों को मध्य प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समृद्ध विरासत है, अद्वितीय वन्य जीवन है, असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य है। ठीक है, तो इसलिए मध्य प्रदेश का विजिट करना चाहिए दुनिया के लोगों को। तो ये सम्मान प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को। बात करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की। तो यह एक अमेरिकी समाचार पत्र है जो कि न्यूयॉर्क शहर से प्रकाशित किया जाता है। तो इसी के द्वारा मध्य प्रदेश को यह सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। 2024 में असम के मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मोइदम्स भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य अभी हाल ही में घोषित किया है। शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। चंडीगढ़ में देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आइसाकेवलु एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो वह टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों टोंगा में एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आइसाकेवलु एके। टोंगा की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है नुकुआलोफा, करेंसी है पाआंगा और यह देश ओशिनिया का एक पार्ट है। इस देश में 171 द्वीप हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया और यह है ओशिनिया वाला पार्ट और यहाँ पर स्थित है टोंगा। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सैबलेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल सैबलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल किया था, इसके लिए उन्हें बैन किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने अभी हाल ही में बैन लगाया है। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया पर नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का बैन लगा दिया है। न्यूजीलैंड ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया है। मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर बैन लगाया है।
वेस्टइंडीज के क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने 6 साल का बैन लगाया है। इसके अलावा मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर बैन लगाया है। फ्लोरिडा ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। असम में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर बैन लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड बुर्का पर बैन 1 जनवरी 2025 से लागू करेगा। अगला क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय शूटर हैं साहू तुषार, तो उन्होंने भोपाल में आयोजित की गई सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। धनुष श्रीकांत ने सिल्वर मेडल और यशवर्धन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी प्रकार से पुरुषों के जूनियर राष्ट्रीय फाइनल में रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में किस स्थान पर है? तो भारत 49वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत 49वें स्थान पर है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले में भारत ने 11 पायदान ऊपर चढ़ करके 49वां स्थान हासिल किया है। वाशिंगटन डीसी में स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस इंडेक्स में शासन में सुधार, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और व्यापक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया है। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है, सिंगापुर दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और यूएनडीपी ने जारी किया है। इसमें 112 देश शामिल थे। इसमें यह बताया गया कि भारत में सबसे अधिक गरीब हैं, वो गरीबों की संख्या बताई गई है 234 मिलियन। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 को फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा लॉन्च किया गया था। 165 देश इसमें शामिल थे, हांगकांग पहले और इंडिया 84वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और बेल्ट हंगर हिल्फ जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 127 देश शामिल थे, 22 देश पहले स्थान पर रहे हैं, भारत 105वें स्थान पर रहा है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया था। 97 देश इसमें शामिल थे, रूस पहले, भारत 10वें स्थान पर रहा है। एआई तत्परता सूचकांक 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने जारी किया था। 174 देश इसमें शामिल थे, सिंगापुर पहले, भारत 72वें स्थान पर रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रिस्टाइन फ्रास्टाडोटर किस देश की PM बनी है? आइसलैंड। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? 23 दिसंबर। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। भारत के पहले बायो बिटुमेन सड़क का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया गया है? NH44। उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? अयोध्या। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में किस राज्य से 2 गिर शेरों को लाया गया है? गुजरात। भारत ने किस देश में 2021 से बंद दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? नॉर्थ कोरिया। श्री रामकृष्णन को किस देश में AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है? अमेरिका। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है? 2024। लिस्ट ये क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले इंडियन कौन बने हैं? अनमोल प्रीत सिंह। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग डिस्कस करेंगे। जैसे अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई सूचित करने के लिए किया जाता है। डायनेमो का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए। फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश दीप्ति का मापन करने के लिए। कैलिपर्स का उपयोग छोटी दूरियां मापने के लिए। डायलिसिस का यूज किया जाता है गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन के लिए। थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है ताप स्थायी बनाए रखने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए और लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सिंगापुर। भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? नई दिल्ली से।
एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। इसके अलावा इनिशिएटिव इन प्रोमोटिंग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? गैल। विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 25 से 29 नवंबर। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कौन लागू करेगा? उच्च शिक्षा विभाग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। डोप टेस्ट से इनकार करने पर नाडा ने बजरंग पुनिया को कितने वर्ष के लिए निलंबित किया है? 4 वर्ष के लिए। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, इसके अलावा क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।